नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर उनसे एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे भारत में काम करना बंद कर देंगे और यहां से चले जाएंगे। मेटा में स्वतंत्र वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह दलील रखी है। वकील ने कहा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल इसकी प्राइवेसी की खूबी के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि इस पर भेजे जाने वाले मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। दरअसल व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने 2021 में देश में लाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। आईटी नियमों के कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों के लिए किसी चैट का पता लगाना और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के प्रावधान करना जरूरी होगा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए नियमों को मानना होगा। उसमें कहा गया है कि कंपनियों को प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना होगा, साथ ही ऐसे प्रयास करने होंगे जिनके जरिए यूजर्स प्रतिबंधित कंटेंट को ना तो बना पाएं और ना ही अपलोड कर पाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वकील तेजस कारिया पेश हुए हैं। उन्होंने कार्यवाही चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कंपनी की परेशानी बताते हुए वकील ने कहा कि हमें मैसेज के लिए पूरी चेन तैयार रखनी होगी। हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कह दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि लाखों करोड़ों मैसेजों को कई सालों तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों को पूर्ण सत्यापन की मांग के बड़े मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वीवीपैट फर्जी से मिलान जुड़ी सभी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि रिजल्ट घोषित होने के लिए 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच के इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। कोई भी गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया गया पैसा वापस किया जाएगा। फैसला सुनाते ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग को अहम सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में वीवीपैट पर्ची के बारे में कोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। बेंच के सामने जो याचिका दी गई थी उसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान ही अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का वीवीपैट के साथ वेरिफिकेशन करने वाली संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि हम गलत साबित नहीं होना चाहते हैं, बल्कि अपने निष्कर्षों को पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा है। अगली खबर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकार छीनकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी छिपा हुआ एजेंडा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान की अपेक्षा हो, लेकिन मुसलमानों को अन्य समुदाय की कीमत पर अनुचित लाभ मिलना नहीं चाहिए। नड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस यह कह सकती है कि देश संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। भाजपा अध्यक्ष ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संस्थानों पर मुसलमानों के पहले हक की बात गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था। अप्रैल 2009 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई में एक सवाल को जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने फिर से अपने बयान को सही ठहराया था और कहा था कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देश के संस्थानों पर मुसलमान का पहला हक होना चाहिए। सचर कमेटी की रिपोर्ट को गलत बयानबाजी करार देते हुए नड्डा ने कहा है कि इसमें मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई थी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस काफी पहले से ही आधार बना रही थी कि किसी भी तरह मुसलमानों को अनुसूचित जाति घोषित कर उन्हें एससी आरक्षण में तहत मिलने वाले लाभ दिया जाए। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने बोला कि आपका एक वोट संविधान द्वारा दिया गया हक भी है और जिम्मेदारी भी है। खुद भी वोट डालें और आसपास के मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। जानकारी के मुताबिक द्वितीय चरण में 81 पुरुष तथा 10 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1,76,77,158
98 मतदाता करेंगे, जिनमें 90,26,051 पुरुष हैं और 77,50,356 महिला मतदाताओं के अलावा 741 थर्ड जेंडर में शामिल हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरे चरण में सबसे अधिक मतदाता 29,45,777 गाजियाबाद में है, जबकि सबसे कम 16,53,146 मतदाता बागपत में है। मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बुलंदशहर में सबसे कम 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अगली खबर, ऑल इंडिया इत्तेलाहुद्दीन मुस्लिम की मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। लेकिन इस बार ओवैसी यूपी के चुनाव में सिर्फ जुबानी जंग की ताकत करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी की ओर से एक भी सीट में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। मुरादाबाद के वक्त रशीद ने पर्चा भरा था, लेकिन बाद में वे चुनाव से पीछे हट गए हैं। पहले चरण के नामांकन के बाद पार्टी के प्रवक्ता सैयद अहमद वकार ने कहा था कि वह इस चुनाव में यूपी की कोई जिम्मेदारी नहीं उतर आएंगे। अब सपा और बसपा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल अपना दल कामयरवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दोनों मिलकर यूपी में पीडीएम पिछला दलित मुस्लिम के साथ थर्ड फ्रंट बनाया है, लेकिन उनकी पार्टी ने यूपी में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में शामिल भी हो रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से अपना दल के उम्मीदवार हरीश मिश्रा के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और दावा किया कि वे पल्लवी पटेल के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार उनकी पार्टी खाता जरूर खोलेगी। ओवैसी से जब ये पूछा गया कि वे कन्नौज, अमेठी, रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे, तो ओवैसी ने कहा, जहां जहां पीडीएम उम्मीदवार लड़ेगी, हमारी बहन पल्लवी पटेल उम्मीदवार देगी, वहां वहां हम चुनाव प्रचार करने अवश्य जाएंगे। कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं तो भड़काऊ ही देंगे। यानी ओवैसी यूपी में प्रचार के लिए तो आते रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया है। इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिला तो लिया है, लेकिन वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के दबाव में आकर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अगली खबर, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली ने बयान लेने पहुंची पुलिस के सामने अहम खुलासे किए हैं। उसने स्वीकार किया है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में उसका पूरा परिवार शामिल था। उसने कहा कि हत्याकांड में असद को शामिल करने का प्लान था, पर वह राजी नहीं था। हालांकि अब्बा नहीं माने, कहते थे कि अतीक के 5 बेटे शेर हैं, उमेश पाल को दिन दहाड़े मारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अली ने हत्याकांड की प्लानिंग से जुड़ी कई और बातें पुलिस को बताई है। उसने कहा कि 24 फरवरी से पहले ही 2 बार उमेश को खत्म करने की साजिश की जा चुकी थी। एक बार धोबीघाट चौराहे पर उस पर हमले का प्लान बनाया गया था, तो दूसरी बार कचहरी रोड पर 84 खंबा के पास उसे घेर कर कत्ल करने की साजिश रची गई थी। हालांकि दोनों ही बार शूटर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। यही वजह थी कि 13 फरवरी को जब नैनी जेल में उससे मिलने गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम व सदाकत आए, तो उसने तीनों को जलील भी किया था। कहा कि इस बार अगर उमेश को मारने में नाकाम रह गए तो फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। जेल के भीतर विवेचक ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक अली से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज किया है। गौरतलब है कि अली को इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया था। बयान दर्ज किए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही अली के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। उमेश हत्याकांड में अली के साथ साथ उसका बड़ा भाई उमर भी आरोपी बनाया गया है। उस पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। बीते दिन ही अली का रिमांड पुलिस ने बनवाया था। बी वारंट जारी करवा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी कराई गई थी। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस पर अर्जी स्वीकार कर सुनवाई करते हुए रिमांड मंजूर किया था। आखिरी खबर, दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। इसके पीछे उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री की राय नहीं होने का हवाला दिया है। ऐसे में एमसीडी के मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार एलजी और भाजपा को घेरने में लगी हुई है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इसे चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दे दिया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि एमसीडी के मेयर का पद एक बार दलित समाज का व्यक्ति बैठकर सेवा करेगा। भाजपा ने ये देखा नहीं गया और उसने चुनाव ही रद्द करा दिया। इसके बारे में उनके दलित संविधान विरोधी इस काम में मोहरा बने भाजपा के एलजी साहब। अब जब दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था, तो उन्होंने साजिश करके मेयर का चुनाव भी रुकवा दिया। इससे पहले उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने वाली फाइल लौटाते हुए मुख्यमंत्री की जेल में बंद होने व आप
का नाम लिए बिना उनकी ओर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर चर्चा भी की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में एक विचाराधीन कैदी के रूप में न्यायिक हिरासत में हैं। वे संवैधानिक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। इस स्थिति में उन्हें गहन विचार करने के बाद कानून और संविधान के प्रावधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मद्देनजर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।